पेज नंबर 64 पे थे। एक नजर रिवाइज करने क्या चल रहा था। 64 पे थे 73 पे थे। देखिएगा एक नजर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है। एक नजर रिवाइज करें, लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस किए थे शायद। पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन था और एक पेज नंबर 73 कर रहे थे शायद। विषय कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? सर जी याद है क्या कर रहे थे? चलो पेज नंबर 64 निकालो, थोड़ा सा आगे पढ़ना है। एक टेस्ट जरा दे दें यार यहाँ तक। परसों दे दें टेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का और रिवैल्यूएशन सरप्लस का प्रोजेक्ट टेस्ट। चलो मैं क्लास के एंड में बताता हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चंस रिवाइज करने 2 दिनों में। फिर थर्सडे को टेस्ट रखना है, तो ट्यूसडे है ना। चलो मीनवाइल पेज नंबर 74 पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करना बोरिंग कॉस्ट के नाम से, लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 दिन छोटे छोटे सिनेरियोज राज करना है। अगर बिजनेस पे लोन ले और उस पर कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, तो इधर छोटे छोटे 3 सिनेरियोज बने ABC करके। रजिस्टर खोलना, जरा सिनेरियो ए पढ़े। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे प्लीज पेज नंबर 74। ये है सिनेरियो है सर। A loan is obtained from MCB Bank on 1st of January 2012. बेसिक्स है, जरा काइंडली गौर से पढ़ना है। Against a sanction limit of 120 M stands for million। एक वर्ड अंडरलाइन करें, सैंक्शन लिमिट। कुछ टर्मिनोलॉजी लोन्स के एंगल से यूज होती है, तो इनको जरा पहले समझना। जरा रिक्वायरमेंट ढूंढे इसी सिनेरियो की तरह, उसके नीचे 2 नोट लिखे हुए हैं। नोट 1 पढ़े जरा, इसी ए सिनेरियो की रिक्वायरमेंट के नीचे। सैंक्शन लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एग्रीड विद द। मसला अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक से जब नेगोशिएशन हो जाएगी, तो जो टोटल अमाउंट बैंक आपको देगा, वो टोटल अमाउंट कहलाती है सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट का अपने लफ्ज में क्या मतलब बना? वो टोटल अमाउंट जो हमें बैंक से मिलनी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो 1 जनवरी 2012 पे बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ, और व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन एग्रीड? 120 million। इट कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ 12%। PA मींस पर एनम। लोन अगर लिया तो उसको फिर इंटरेस्ट देना टाइम बेसिस पे।
लोन इज देन रीपेएबल इन सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स। अब ये मंथली भी हो सकती हैं, सेमी एनुअल, एनुअल सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस सिनेरियो में सेमी एनुअल का मतलब 6 मंथली, एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे ऑफ ₹5 million स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2012, और साथ लोन की जो इंस्टॉलमेंट है उस पर इंटरेस्ट भी पे होगा। लोन की डेट क्या है? 5 जनवरी 12 है। फर्स्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट क्या है? 1 जुलाई 12 है। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट बताएंगे जरा। अब 1 जुलाई है ना, तो फिर 1 जुलाई के बाद 1 जनवरी, महीने गिनना जरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर पेंड होगा। लेकिन अगर 1 जुलाई पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट क्या हो जाएगी? 1 जनवरी 13। एक और बोल दो जरा, 1 जुलाई 13 एंड सो ऑन। तो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल रीपे होना है और साथ उसका इंटरेस्ट भी होता है। अब ये जो बैंक से आपने लोन लिया होता है, ये जो 120 मिलियन की अमाउंट है, ये प्रिंसिपल कहलाएगा। सुना कभी बड़ी? तो एक तो ये प्रिंसिपल वापस करना, लेकिन साथ साथ जितना अर्सा गुजरा होगा उसका इंटरेस्ट भी आपने पे करना। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो रीपे करनी है आपने? 5 मिलियन, और उसके साथ फिर इंटरेस्ट की पेमेंट भी होगी। इसकी आप 2 रिक्वायरमेंट्स पढ़ना, एक एक करके फिर सॉल्व करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, और फिर एक प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2013। ये एक्सट्रैक्ट्स का वर्ड शायद पहली दफा हमारे पास आया, पहले हमने कभी डिस्कस नहीं किया। एक नीचे लाइन लिखा था, एक्सट्रैक्ट्स को अंडरलाइन करते हैं। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है रेलिवेंट पोर्शन। अब रेलिवेंट पोर्शन का मतलब, बल्कि रेलिवेंट तो लिखा ही हुआ, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स का मतलब पूरा ही लिखा रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स का मतलब ये हो जाएगा कि हमने अभी सिनेरियो में एक लोन लिया बैंक से, तो लोन अगर बैंक से लेंगे तो आपकी कोई लाइबिलिटी, तो अब इसने लाइबिलिटीज में कितना कहाँ कहाँ नजर आना है, तो बस हमने अगर एक तो है ना पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाए जिसमें सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज लिखी जाए, तो वो तो फिर एक्सट्रैक्ट्स नहीं कहलाता। अगर सिर्फ पर्सन का गिवन डाटा अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्रेजेंट करना हो, जो फिगर्स अवेलेबल है बस उनको लिखना हो, सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी, तो उसको फिर एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ तो करंट नॉन करंट में शायद डिवाइड करेंगे। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में लोन वापस करना है तो वो करंट लाइबिलिटी होगी, अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद देना है तो वो नॉन करंट है, तो फिर इस एंगल से भी सोचेंगे। और अगर इंटरेस्ट भी हो गया लेकिन अभी पे नहीं हुआ, वो भी फिर लाइबिलिटीज पे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा जो जो फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है वो हमने उन रेलिवेंट हेडिंग्स में लिखनी है, पूरी स्टेटमेंट नहीं बनानी। तो जहां जहां बस फिगर्स आनी है हेडिंग्स में, उन फिगर्स को अगर लिख रहे होंगे हम, तो इसको फिर बोलते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं। पूरी स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं कहलाती। अगर सिर्फ रेलिवेंट हिस्सा जहां जहां फिगर्स आनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ वो बनाए तो उससे एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी अभी बना के मैं दिखाता हूँ, इंशाल्लाह उसकी वर्किंग करते हैं। तो रजिस्टर खोलने पहला सिनेरियो 1, सॉरी रिक्वायरमेंट 1, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग करें। ये जो बैंक से टोटल लोन एग्री होता है उसे सैंक्शन लिमिट कहते हैं। बैंक से जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन आपको मिलनी होती है एग्रीमेंट के बाद उसे सैंक्शन लिमिट बोलते हैं। जी सर, हेडिंग बना लें, पहला सिनेरियो जरा मेरे साथ डिटेल में समझ लें, बाकी फिर इंशाल्लाह बी और सी आप खुद करवाइएगा। हेडिंग लिखें, क्या वर्किंग करनी है? रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 1 सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। Interest expense for the year ended 30th June 2013। डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं तो एक एक डेट जरा ध्यान से सुनिएगा।
जब जो ईयर एंड हमने लिखा है, इस ईयर एंड को ज़हन में रख के बताएं ईयर स्टार्ट कब होगा। इन अदर वर्ड्स हमने 1 जुलाई ब्रैकेट में लिखा था 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 2013 के एंगल से वर्किंग करनी है। अब जो डाटा में दिया हुआ इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ना। ये लोन कब लिया, ये इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं लिया हुआ, इससे पिछले अकाउंटिंग ईयर में लिया हुआ। तो पहले जरा मेरे साथ जरा जो डाटा लिखा हुआ है इसको जरा अंडरस्टैंड करने से पहले कि हम ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग करें, और अभी इसको लिखिएगा नहीं करनी, पहले जरा जो डेट्स या फिगर्स गिवन है उनको जरा लिखवाएं मुझे। लोन ऑब्टेन्ड ऑन किस डेट पे, मैं पहले ये जो डेट इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको जरा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोन ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 2012 कितने रुपीस, 120 मिलियन रुपीस। एक एंट्री बोल देंगे जरा, कैश या बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट एक लायबिलिटी बन जाएगी, पैसे आके लायबिलिटी बन जाएगी कितने से। अब नेक्स्ट लाइंस पढ़ें, नेक्स्ट आगे पढ़ें। नेक्स्ट रेलेवेंट डेट क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। हाँ जी, रीपेमेंट स्टार्ट होगी अब। फर्स्ट रीपेमेंट ऑन 1 जुलाई 2012 कितने पैसे, 5 मिलियन। अब डेफिनेटली इसके साथ इंटरेस्ट भी पे होना जरा वर्ड जोड़े अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, लेकिन उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मैं सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट की बेस पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो लोन ऑब्टेन्ड वाज 120 मिलियन एंड फर्स्ट रीपेमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2012 5 मिलियन। अब एक सेकंड के लिए 1 जनवरी के बाद 30 जून जरा ज़हन में लाएं। 30 जून 2012 जिस ईयर एंड पे हमने वर्किंग करनी है इससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ। 30 जून 2012 इस ईयर एंड में लोन ले लिया होगा, असल में लास्ट अकाउंटिंग ईयर के मिड में लोन लिया हुआ ना। 30 जून 2012 के एंगल से अगर सोचें तो 1 जुलाई 11 से शुरू होना था इसका, तो 1 जुलाई 12 मींस पिछले अकाउंटिंग ईयर के मिडिल में लोन लिया था। अब 30 जून 2012 अगर ज़हन में लाए तो क्या उस दिन 120 मिलियन पूरा का पूरा लायबिलिटी होगा। 30 जून 2012 अगर ज़हन में लाए तो क्या उस दिन तक पूरा 120 मिलियन लायबिलिटी होगी। अभी उसमें से वापस से क्वेश्चन ना किया, नहीं इग्नोरिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वर्किंग मैं भी करता हूँ डेफिनेटली, साथ साथ इंटरेस्ट भी है, लेकिन 120 मिलियन लोन लिया अपने 1 जनवरी को और उसकी फर्स्ट टाइम रीपेमेंट स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई को। तो अगर 30 जून 12 सोचें रीपेमेंट से पिछली डेट पे लास्ट अकाउंटिंग है तो उस दिन तो पूरा 120 मिलियन ही आउटस्टैंडिंग होंगे। पहली रीपेमेंट अगर हुई है 1 जुलाई को तो इस रीपेमेंट की एंट्री बताएं जरा। हिम्मत करो यार, हिम्मत करो, क्या हो गया। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, अब लोन वापस हुआ ना है तो लोन डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कितना लोन रह जाएगा 115 मिलियन का रह जाएगा। अब लोन अगर वापस करना शुरू हो जाएंगे आप तो रीपेमेंट के बाद फिर आपके लोन की लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये किस दिन रह जाएगा 115, 1 जुलाई 12 को रह जाएगा, 1 जुलाई 12। थोड़ा सा और आगे बढ़े, सेकेंड रीपेमेंट डेट, सेकेंड रीपेमेंट ऑन 1 जनवरी 2013, 12 से 13 में आ गया। वंस अगेन 5 मिलियन इग्नोरिंग इंटरेस्ट, उसकी बात अलग करता हूँ। लोन वंस अगेन डेबिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लायबिलिटी अब रीपे हो रही है। तो आफ्टर दिस पेमेंट ऑन 1 जनवरी 2013 हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 110 मिलियन। एनी कंफ्यूजन। फिर नेक्स्ट आ जाए, अब नेक्स्ट पेमेंट फिर कब होगी 1 जुलाई 13, लेकिन वो फिर हमारे इस ईयर एंड के बाद हो जाएगी। तो ईयर एंड हमारा बीच में यहाँ आ जाएगा, ईयर एंड ऑन 30 जून 2013। सोच के बताएं इस दिन कितना बैलेंस पेएबल होगा। ये 110 किस दिन पेएबल हो गया था या किस दिन पेएबल रह गया था 1 जनवरी 13 पे, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हुई है तो 110 मिलियन हो गया था, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्योंकि 1 जुलाई को जानी है इसलिए 30 जून 2013 वाले दिन भी यही 110 लायबिलिटी होगा। लोन ले लेंगे तो लायबिलिटी बन जाएगा और जैसे जैसे फिर लोन वापस करते जाएंगे
आपकी लाइबिलिटी कम होती जाएगी। फिलहाल अगर हम सोचें 30 जून 13 तक 2 इंस्टॉलमेंट्स पे हुई हैं, तो रिमेनिंग 110 मिलियन शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी, जिसको हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना चाहिए। कैसे उसे आना चाहिए वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे, यहाँ तक जरा आप नोट कर लेना। और दोबारा काइंडली डेट्स को खास तौर पे और से देखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। तो डेट्स की कंफ्यूजन तो नहीं? ये काइंडली अगर नोट कर लिए तो बताइए। मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स के बाद रुक क्यों गया हूँ? हमारा ये आ गया डेफिनेटली थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होगी? 1 जुलाई 13, अब 1 जनवरी 1 जुलाई, इस तरह फिर 6 मंथ्स के बाद डेट्स आती रहेंगी। ठीक है जी, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। तो थर्ड की डेट हो जाएगी 1 जुलाई 2013। उसका मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो जाए। देन अब यहाँ तक जो मैंने लिखा इसकी बेस पे अपने जहन में जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जरा, और अपना डाटा देखा जरा। अगर हम 30 जून 2013 पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये लोन कहीं लाइबिलिटीज में आएगा? बताएंगे कितना आएगा? असल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है, एज ऑन 30 जून 2013 की डेट पे। अब हमारी लाइबिलिटी 120 नहीं है, 120 तो लोन लिया था, जितने पैसे अब पेबल रह गए हैं बस वो लाइबिलिटीज में आएंगे। तो व्हाट इज द लाइबिलिटी जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी? ये 110 अब हमारी लाइबिलिटीज में अपीयर होगा, इग्नोरिंग इंटरेस्ट, उसकी मैं वर्किंग अभी आपके सामने करता हूँ। ठीक है, लेकिन देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो लाइबिलिटीज हैं वो फिर 2 हिस्सों में ब्रेक होती हैं, करंट लाइबिलिटी में भी और नॉन करंट में भी। तो नेक्स्ट ये देख के बताया जरा 110 को कि इसे करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे या नॉन करंट? इसे करंट में लिखना चाहिए या नॉन करंट में? करंट नॉन करंट का कॉन्सेप्ट क्या है? वो अमाउंट जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में, जो वो अमाउंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट के बाद 30 जून 2013 के बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स में पैसे जाने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और जो आफ्टर 12 मंथ्स पैसे जाने हैं वो नॉन करंट है। अब एक और से वर्ड सुनिएगा तो एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। अगर हम 30 जून 2013 पे खड़े हैं एज ऑन 30 जून 2013, तो करंट लाइबिलिटी का मतलब होगा कि वो पैसे जो 30 जून 2014 तक पे होने हैं उन्हें करंट लाइबिलिटीज में होना चाहिए,
और आफ्टर 2014 जो पे होने हैं उन्हें नॉन करंट लाइबिलिटीज में होना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो 30 जून 2020 पे फॉर एग्जांपल, तो देन करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज का मीनिंग क्या होगा? वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स मींस 30 जून 2021 तक देने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और आफ्टर 2021 जो देने होंगे वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो ये करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी का पीरियड इसका डिसीजन कैसे होता है? आप जिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे खड़े हैं वहां से ऑनवर्ड्स जो अगला साल है वो करंट लाइबिलिटी है, और उसके बाद जो साल आएंगे वो नॉन करंट है। अगर सपोज आप 2015 करंट पे खड़े हैं तो 16 तक जो पैसे देने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और आफ्टर 16 जो पैसे देने हैं वो नॉन करंट है। हम अगर 30 जून 2013 के एंगल से वर्किंग कर रहे हैं तो वो पैसे जो 30 जून 2014 तक देने हैं वो करंट होंगे, और जो उसके बाद देने हैं वो नॉन करंट होंगे। तो ये जो 110 मिलियन है ये सारा एज इट इज ना तो करंट में आना चाहिए, ये सारा ना तो एज इट इज करंट लाइबिलिटी में आना चाहिए, और ना ही सारा नॉन करंट लाइबिलिटी में। उसकी क्या वजह है? इस 110 मिलियन में से क्या कुछ पैसे अगले साल पे होने हैं? अब सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के एंगल से एक 5 मिलियन की इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 2013 पे होनी है, और एक इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2014 पे होनी है। तो ये जो दो इंस्टॉलमेंट्स होंगी अगली 5-5 मिलियन की, ये करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाने हैं, और जो रिमेनिंग 100 मिलियन पे रह जाएगा वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट होगा। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द फिगर्स ऑफ करंट एंड नॉन करंट? सबसे क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 110, और देन फिर ये डिसीजन लेना कि इसमें से नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितने पैसे जाने हैं वो करंट लाइबिलिटी हो जाएंगे, और जो आफ्टर 12 मंथ्स पैसे जाने हैं तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, 5 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट है, नेक्स्ट ईयर दो इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, 1 जनवरी 13 पे और 1 जुलाई 13 पे और 1 जनवरी 14 पे। तो ये जो दो इंस्टॉलमेंट्स है 5 मिलियन की मींस 10 मिलियन ये करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, और बाकी कितना बचेगा 100 मिलियन, ये फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये सेमी एनुअल की जगह कोई मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो तो अगली 12 इंस्टॉलमेंट्स काउंट कर लेंगे, कोई अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो तो अगली 4 गिन लेंगे। करना क्या होता है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में से पैसे जाने वो करंट लाइबिलिटी है, और आफ्टर 12 मंथ्स नॉन करंट लाइबिलिटी। आई होप मेरा वर्ड समझ आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल करवा दें जरा, इस 110 का पहले बनवा दें ब्रेकअप। 5 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या किया ये मैंने, दो इंस्टॉलमेंट्स। इन अदर वर्ड्स 10 मिलियन जो है ये करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे, और 110 में से 10 अगर लेस हो जाए तो रिमेनिंग 100 मिलियन जो है ये फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्यों आ रहा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में आने का मतलब इसने 30 जून 2014 के बाद में, तो करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी का भी जरा ब्रेकअप बना लें अपने पास। चलो मेरा ख्याल है कि अब सब लोग पढ़ाई स्टार्ट कर ही लीजिएगा यार, अब सारे बैरियर्स रास्ते से साइड पे हट गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसकी प्लानिंग है चंद दिन पढ़ ही लें यार। इन दिनों में अब मैं पिछले जो टॉपिक्स उनके कुछ रिवीजन के लिए भी क्वेश्चंस बताऊंगा। मेरा ख्याल है आई होप कि अब आप सीरियस हो ही जाएंगे। काफी अच्छे बाद कुछ हजरात ने मुझे देखा, भी काफी अच्छे बाद आप नजर आएंगे, लेकिन होपफुली अब ये मुलाकात जारी रहेगी। जी यहाँ तक ओके बेटा। अब असल में वर्किंग हमने करनी थी, ऊपर हेडिंग पड़े इंटरेस्ट एक्सपेंस की, लेकिन मैंने जरा बीच में और चीजें एक्सप्लेन कर दी। ऊपर हेडिंग वैसे क्या थी, तो आज आप जरा इंटरेस्ट एक्सपेंस के एंगल से थोड़ा सा सोचें। ये जो मैंने ओरिजिनल फिगर्स लिखे पहले इसी के बेस पे समझ लें, फिर उसको डेफिनेटली फिर हम लिख के करते हैं। ये जो ऊपर मैंने डाटा लिखा तो उस पर वापस आ जाए।
अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग कैसे होनी चाहिए? जब आप लोन ले लेंगे, नहीं मतलब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आप यकीनन सोचें, आपको आइडिया होगा। जब आप लोन ले लेंगे तो उससे ऑनवर्ड्स फिर बैंक को उस लोन की अमाउंट पे इंटरेस्ट आप साथ साथ देगा। जितना टाइम पीरियड गुजर जाता है उसका फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। हम सीक्वेंस से शुरू कर लेते हैं, फिर डेफिनेटली बाद में सोच लेंगे कि हमारे अकाउंटिंग ईयर में बीच में क्या आना है। 1 जनवरी 12 120 मिलियन लोन लिया था हमने। अब लोन लेने के बाद फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स अज्यूम पहले पिछले साल के एंड पे आ जाए, 30 जून 2012, 1 जनवरी 2012 से लेके 30 जून 2012 लास्ट ईयर के एंगल से अगर सोचा तो क्या बैंक 120 मिलियन पे कुछ मंथ्स का इंटरेस्ट लेगा? क्या ख्याल है, कैसे वर्किंग करेगा? 120 मिलियन की अमाउंट लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लें, 12% होगा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टाइम बेसिस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 120 मिलियन पे बनता है। तो वर्किंग हो जाएगी, वर्किंग कर लेंगे, पहले वैसे क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये मैंने किस साल का इंटरेस्ट आपको बताया? ये 30 जून 12 की बात कर रहा हूँ, पिछले अकाउंटिंग ईयर, पिछले अकाउंटिंग ईयर के 6 महीने, ठीक है। लेकिन देन उसके बाद अब 1 जुलाई 12 की जब डेट आई तो 5 मिलियन रीपे हो गए। अब रिमेनिंग लोन फिर कितना रहेगा? तो अब यहां से ऑनवर्ड्स भी क्या 120 मिलियन पे इंटरेस्ट देंगे? 5 मिलियन पे देंगे, जो रिमेनिंग है उस पे देंगे। बिल्कुल सही है वर्ड है ये, असल ये वर्ड है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया और उसमें से वापस कर दें तो डेफिनेटली जो वापस कर दें उस पर इंटरेस्ट नहीं है, जो रिमेनिंग बच जाएगा उस पर फिर इंटरेस्ट होगा। अगर और दे दें फिर वो और रिमेनिंग, और अगर लोन ही खत्म हो जाए तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा। तो इंटरेस्ट है रिमेनिंग बैलेंस मींस इस केस में आप 115 मिलियन पे कैलकुलेट होगा। कहां से कहां तक का? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर दिसंबर पे क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि फिर 5 मिलियन पे हो जाने के बाद रिमेनिंग 1 टन हो जाएगा। तो असल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए 3 फिगर्स आपने ढूंढनी होती है, या 3 चीजें करने ढूंढनी। सबसे पहले आपने ढूंढना होता है व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मीनिंग मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देन फिर आपने ढूंढना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज 12% इन दिस केस, और देन फिर आपने ढूंढना होता है कि ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने मंथ्स रहा है, कितना टाइम पीरियड रहा है। तो जरा लिख के करना शुरू करते हैं, जरा जहाँ पे हैं वहीं से आगे वर्किंग शुरू करें। देयर आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग करनी है। नंबर 1, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, इसका मैं मीनिंग जरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले वर्ड लिख लीजिएगा पहले। मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट and multiplied by time period. आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें जरा, ब्रैकेट आगे बना के। अमाउंट ऑफ लोन that remained constant for a time period. लोन की वो अमाउंट जो कुछ अर्सा एज इट इज रहे, कांस्टेंट रहे, अनचेंज रहे, उसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखा मैंने। that remained constant, unchanged, बगैर चेंज हुए। अप्लाई करते हैं अभी से। अब अपना जरा स्टार्ट से दोबारा डाटा देखें। 120 मिलियन की अमाउंट कितना अरसा अनचेंज रही है? 6 मंथ्स अनचेंज। कौन से 6 मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट 120 मिलियन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होना चाहिए। सही है सर? लेकिन ये जो 6 महीने हैं ये हमारे रिक्वायरमेंट वाले साल में नहीं आ रहे,
ये पिछले अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, इसलिए उसकी वर्किंग मैं यहाँ लिखने नहीं लगा, लेकिन डेफिनेटली करेंगे कैसे, कैलकुलेटर पकड़ा, अगर वर्किंग करनी है तो 120 मिलियन, 120 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट इनटू 6/12 टाइम पीरियड आ गया। ये जो भी फिगर आई है किस साल का इंटरेस्ट है, किस ईयर एंड का इंटरेस्ट है, 30 जून 2012 वाले ईयर एंड का इंटरेस्ट है, उसके उस 6 महीने का इंटरेस्ट है। लेकिन जरा एक सेकंड क्वेश्चन जरा देखें, क्वेश्चन की जरा सेकंड लाइन पढ़े जरा, ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनके साथ हमने इंटरेस्ट देना है ऐसे, तो ये जो 1 जुलाई 2012 की इंस्टॉलमेंट है 5 मिलियन, इसके साथ कौन सा इंटरेस्ट पे होगा, अगले 6 महीनों का या पिछले 6 महीनों का? इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे होता है, टाइम बेसिस का मतलब पहले टाइम गुजरता है फिर अकॉर्डिंगली आपने इंटरेस्ट देना होता है। तो ये जो आपने अमाउंट कैलकुलेट की है ये किस अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस है, 30 जून 2012, लेकिन इसकी पेमेंट कब होगी, 1 जुलाई 12। एक्सपेंस किस साल रिकॉर्ड होगा, पिछले साल, अक्रूवल बेसिस प्लीज, पिछले साल एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, उस वक्त पेबल बनेगा, उसने पे कब होना है, हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पे होना। तो किस डेट पे किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे होना है, 1 जुलाई 12 पे 1 जनवरी से लेके 30 जून वाला जो इंटरेस्ट है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर में पे होना, ये रिकॉर्ड हमारे अकाउंटिंग पीरियड में होना है या पे हमारे अकाउंटिंग पीरियड में, ये है किस साल का एक्सपेंस, पिछले साल की जरा स्टेटमेंट ऑफ लॉस जहन में लाएं जरा, पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ लॉस, ये जो अमाउंट आपकी आई है ये पिछले साल का एक्सपेंस है, लेकिन पिछले साल के एंड तक क्योंकि ये पे नहीं हुआ इसलिए फिर ये आपकी लाइबिलिटी भी है 30 जून 2012 पे, लेकिन 1 जुलाई 2012 पे 5 मिलियन की इंस्टॉलमेंट के साथ पे जब पेमेंट होगी तो ये लाइबिलिटी हमारी सेटल हो जाएगी। बात समझ आ रही फीस क्लियर होगी मेरी बात? तो इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था, 120 मिलियन इंटू 12%, 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। वर्किंग हमने कर तो ली है लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि हम 30 जून 2013 के एंगल से वर्किंग करें, इसलिए अपनी इस वर्किंग में ये फिगर मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आई होप कि मेरी बात समझ आ गई है। ये किस साल का इंटरेस्ट है जो आपने कैलकुलेट किया हुआ, पिछले साल का, लेकिन इसकी पेमेंट कब होनी है, हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में 1 जुलाई को। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अब आए फिर हमारा साल 1 जुलाई से जब शुरू हो रहा है तो आप जरा खुद से ट्राई करें जरा, किस फिगर की बेस पे मैं इंटरेस्ट की वर्किंग करूं, क्या 120 मिलियन में चेंज आ गया है 1 जुलाई वाला दिन, 120 के बैलेंस अब अनचेंज तो ना रहा, 1 जुलाई पे उसमें कितना चेंज आ गया, 5 मिलियन का चेंज आ गया, देयरफॉर अब बैलेंस कितना रह गया, 115। अब ये 115 मिलियन का बैलेंस कितना अरसा कांस्टेंट रहा है, अब ये 6 महीने, ये कौन से 6 महीने गिन लिया करें, बार बार भी गिने, जुलाई से दिसंबर के कौन से कितने बनते हैं, तो क्या ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड में फिगर आ रही है, बताएं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 115 मिलियन से कंफर्टेबल है सारे, 115 व्हाई नॉट 120, वो चेंज नहीं, अब वो चेंज हो गया, वो अनचेंज था, बस पिछले पीरियड में अनचेंज था, अब हमारे वाले पीरियड के स्टार्ट में चेंज आ गया। लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, चलें जरा फर्दर थोड़ा सोचते हैं, लेट्स अज्यूम ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है ये 31 जुलाई पे होती है, जरा डेट में चेंज कराऊं जरा, अपनी फिगर्स दोबारा देखें रजिस्टर पे जो लिखी 1 जुलाई की जगह, नहीं मतलब अपने रजिस्टर पे जो लिखा 1 जुलाई की जगह अगर 31 जुलाई होता तो फिर बताएंगे कैसे वर्किंग करता है, नहीं 7 महीने नहीं बेटा, 7 महीने नहीं, 1 महीना, 6 महीने तो पिछले अकाउंटिंग पीरियड में आ गए, अब एक जो जुलाई का महीना है वो तो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में गुजरता है, तो फिर 120 मिलियन पे एक और महीने का इंटरेस्ट हम अपने अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, 120 मिलियन फिर एक महीना हमारे अकाउंटिंग ईयर में भी तो कांस्टेंट रहा है, तो 1 जुलाई से लेके फिर 31 जुलाई तक मैं वर्किंग 120 मिलियन पे ही करता, जो 6 महीने पिछले गुजर गए वो पिछले अकाउंटिंग ईयर में आए, यकीन है फिर ठीक है 120 मिलियन पूरा 7 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन उस 7 मंथ्स में से जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 6 महीने पिछले अकाउंटिंग ईयर गए, तो पिछले अकाउंटिंग ईयर में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आता, बाकी 1 महीने का इंटरेस्ट हमारे पीरियड में आता है 120 पे, और उसके बाद का फिर जो इंटरेस्ट है वो 115 मिलियन पे मैं स्टार्ट करता फ्रॉम 1 अगस्त, लेकिन यहाँ अब किस डेट पे ही चेंज आ गया, 1 जुलाई पे, तो 1 जुलाई मींस हमारे अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन ही बैलेंस 120 की बजाय 115 हो गया है, देखो 1 जुलाई से लेके ही 31 दिसंबर तक मैं 115 मिलियन पे वर्किंग करूंगा, अब 31 दिसंबर पे क्यों रुक रहा हूँ जाके,
क्योंकि उसके बाद फिर 5 मिलियन और रीपे हो रहा है, उसके बाद फिर बैलेंस बदल के हो जाएगा 110 मिलियन, फिर मैं ये देखूंगा कि वो 110 मिलियन कब तक कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो व्हाट इज द वे ऑफ वर्किंग कि डिसाइड करें कि बैलेंस कितना है और देन वो कितना अरसा आउटस्टैंडिंग मींस कांस्टेंट रहा, अनचेंज रहा। तो 115 मिलियन किस दिन हो गया है, 1 जुलाई, और ये कब तक फर्स्ट एज इट इज रहा है, एज इट इज अनचेंज रहा है, कब तक 115 मिलियन की एज इट इज अमाउंट रहेगी, 31 दिसंबर कह लें या 1 जनवरी का स्टार्टिंग करें, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स बन जाए। क्लियर? तो 115 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12% एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12, और साथ कैंडी सब लोग मेंशन कीजिएगा कि एक्सप्लेन करें ये कौन से 6 मंथ्स ले रहा हूँ, जुलाई से दिसंबर तक। ये एक्सप्लेन करें, लिखें भी और साथ फिर वर्किंग कॉन्सेप्ट बता दीजिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए प्लीज? नहीं सर वो तो डिपेंड करता है ना, पेमेंट और चीज है, पेमेंट होना और चीज है, ड्यू होना और चीज है। टाइम अगर गुजर गए तो एक्सपेंस अक्रू हो गए। अब हो सकता है हर महीने पे होना हो सकता है 6-6 महीने बाद पे होना हो, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हमारे इस क्वेश्चन में अब पे कब हो रहा है, प्रिंसिपल के साथ पे होना। तो अब ये जो मैंने 6.9 मिलियन कैलकुलेट किया है, ये जुलाई से दिसंबर तक मैंने कैलकुलेट किया है। लेकिन नेक्स्ट जो आपने बात की है, जरा आप ही ट्राई करें, जरा दोबारा डेट सेकें, बताएं ये 6 मिलियन किस दिन पे होगा। हिम्मत सर जी डेट देख के बतानी है, मतलब सवाल देख के बताना। ये 6.9 मिलियन जो मैंने कैलकुलेट किया है जुलाई से दिसंबर तक का, ये अकॉर्डिंग टू द डाटा किस डेट पे, आप किस अमाउंट के साथ पे होगा, 1 जनवरी 13 पे जो 5 मिलियन पे होना है उसके साथ ही पे होगा, along with principal, along with interest, principal of 5 million along with interest, वो 5 मिलियन के साथ इंटरेस्ट पे होना है। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ वर्किंग की थी, वो वर्किंग ये थी कि हम प्रिंसिपल अमाउंट का डिसीजन ले रहे थे। अब मैं उसके साथ जो अलोंग विद इंटरेस्ट साथ जाना है, मैं उसकी अब वर्किंग कर रहा हूँ। ये दिसंबर तक का इंटरेस्ट है, लेकिन 1 जनवरी 13 वाली इंस्टॉलमेंट के साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने पे होना। ठीक है, क्लियर? ये और तो नहीं कोई कंफ्यूजन? बेटा 1 जनवरी को नहीं होती, टाइम जब गुजर जाता है फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस टाइम बेसिस, का वर्ड सुने इसमें, टाइम बेसिस में मुसलसल बोली जा रहा है। आप लोगों ने क्यूएम में काफी काम किया होगा क्या? दोबारा शुरू से स्टार्ट करनी, मेरे से क्वेश्चन आया, जरा पहले क्लियर करना है आप लोग। अब लोन किस दिन लिया हमने, दोबारा शुरू से, क्या इसी दिन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा? 1 जनवरी 12 वाले दिन तो नहीं होगा, टाइम गुजरेगा तो साथ साथ एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही। तो टाइम गुजरेगा मींस पिछले अकाउंटिंग में कितना टाइम गुजरा, 6 मंथ्स, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। लेकिन पे क्योंकि उसने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होना है, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो पेबल होगा। तो 1 जुलाई 2012 से शुरू करें दोबारा। 1 जुलाई 2012 पे जो 5 मिलियन है, उस 5 मिलियन के साथ पिछले 6 महीनों का इंटरेस्ट पे होगा। ये कितनी फिगर आई थी, 7.2 इंटरेस्ट पे होगा। अब जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है क्या है, 1 जनवरी 13, उसके साथ ये 6 मिलियन पे होगा। और उससे अगली इंस्टॉलमेंट की डेट बताएं कौन सी होगी, 5 जुलाई 13, उसके साथ डेफिनेटली फिर कौन सा इंटरेस्ट पे होगा, जो अभी हमने फर्दर 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना। ठीक है, तो एक्सपेंस पहले टाइम बेसिस पे इंकर होगा और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेमेंट्स का डिसीजन लेंगे। और जरूरी नहीं कि हर सवाल में ये 6 मंथली पेमेंट्स हो रही हो सकता है मंथली हो रही हो, सेमी क्वार्टरली हो रही हो, एनुअल हो रही हो, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ सोचते रहेंगे। इस क्वेश्चन में हम 6 मंथ्स का क्यों डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो रीपेमेंट का टाइम पीरियड है वो डिफरेंट भी हो सकता है। ये ठीक है, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए? एक और वर्किंग करें जरा खुद सर, ये कहाँ तक होगी वर्किंग, जुलाई से दिसंबर तक होगी, बाकी एक अगर अपने हाथ से वर्किंग लिखा जरा दोबारा देख के वर्किंग। ये बेटा ये 1 जनवरी वाला मसला क्लियर हो गया? ये कौन सी अमाउंट सर, 110 मल्टीप्लाइड बाय यार 12% मल्टीप्लाइड बाय कौन से 6, कौन से 6, जनवरी से जून, थोड़ा सा अगर अकाउंटिंग ईयर भी लिखें साथ,
ऊपर साल जुलाई से दिसंबर 12, जुलाई से दिसंबर 2012, और नीचे आप जनवरी टू जून कौन सा 2013, ये पीरियड भी स्पेसिफाई करना है। आंसर बता दो 6.6। ये ग्रेजुअली कंसंट्रेशन सोचिएगा, मैंने क्वेश्चन करने लगा, ये ग्रेजुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों कम होता जा रहा है? लोन कम होता जा रहा है तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए। पहले 7.2 आ रहा था, फिर 6.9 हुआ, अब 6.6 है। अब ये 6.6 110 मिलियन पे, टाइम पीरियड तो 6 मंथ्स ही है, लेकिन जैसे जैसे लोन आप वापस करते जाएंगे जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इसका एक सम अगर कर लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा सम करके? नहीं मतलब 13.2 जो आएगा इसका मीनिंग क्या है? ये क्या है 13.5 का? ये है क्या? ये है क्या? टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा लिखा जरा फॉर द ईयर एंडेड। टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, कंप्लीट करवाएं जरा फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। इसमें 7.2 क्यों नहीं लिया मैंने? हाँ तो ईयर वाइज है, ईयर वाइज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज बनेगी। 7.2 पिछले साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में होगा और इस साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में 13.5 मिलियन का एक्सपेंस आना चाहिए। एनी कंफ्यूजन जी? तो प्लीज तीन वर्ड्स ऊपर मैंने लिखे थे वर्किंग से पहले, वो जरा एक दफा दोबारा देख के बोलना कौन सी तीन चीजें चाहिए होती हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ करेगा? जो अमाउंट रिमेनिंग बच गई है और कुछ अर्सा कांस्टेंट रही है, कुछ अनचेंज रही है। जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो कितना अरसा एज इट इज अनचेंज रही है, अकॉर्डिंगली उसको फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोलेंगे। अगर मंथली रीपेमेंट्स हो रही हो तो शायद ये मंथली चेंज आ रहा होगा, ठीक है। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली भी हो सकता है, और अगर एनुअली ही है इंस्टॉलमेंट तो साल साल बाद भी चेंज आ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह वर्किंग कर लेंगे। चलिए बी रिक्वायरमेंट एक है जिसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, देखें बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर है तो एज ऑन वर्ड आएगा, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है तो फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन है जी 30 जून 2013। अगर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो मींस पूरी स्टेटमेंट ना बना रहे हो तो फिर ये ब्रैकेट में लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। अगर बना रहे हो सारी स्टेटमेंट नहीं बना रहे तो वर्ड्स काइंडली याद रखने लिखने हैं। अब करना ये होता है कि इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो डाटा हमें मिला है उसको हमने अपनी स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। लेकिन आप जरा सीक्वेंस में सब कुछ सोचना जरा। वैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होती है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और नॉन करंट और करंट एसेट्स की कोई बहस नहीं हमारे इस डाटा में। देन उसके बाद टोटल एसेट्स आने के बाद इक्विटी की भी आज बहस नहीं है। वैसे इक्विटी के आपको कितने कंपोनेंट्स का पता है? नहीं अब 6 हो गए थे लास्ट क्लास में, जरा गिनते गिनते कितने हुए? कौन कौन से हो गए? शेयर कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, सरप्लस है, जर्नल स्पेसिफिक रिजर्व वगैरह है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इक्विटी की आज बहस नहीं है। तो पहली कौन सी हेडिंग हमारे जहन में आ जानी चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटीज। ऊपर वर्किंग होगी भी है, दोबारा देख लें। 100 मिलियन ने नॉन करंट लायबिलिटी में आना और 10 मिलियन में करने करंट लायबिलिटी में। तो स्टेट अवे अगर एसेट्स बना रहे हो तो बाकी अब सारी हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी हेडिंग की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे बस कौन सी हेडिंग लिखें जहां पे हमारी फिगर नहीं आना है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। एक लाइन रख के जरा इस हेडिंग के बाद करंट लायबिलिटीज भी हेडिंग लिखना है। तो एक्सट्रैक्ट्स मींस
अकॉर्डिंग टू द डेटा क्वेश्चन जहां जहां आपकी फिगर्स ने प्लेस होना है, बस आपने उन्हीं हेडिंग्स पे फोकस करना है। देन हमारा डाटा क्योंकि कस्टमर मिलियंस में है तो रुपीज इन मिलियंस कहीं वर्ड ऊपर लगाना है, हेडिंग से ऊपर छोटी सी लाइन रखूंगा। अब ब्रेक कर लिया अब हमने जो ओरिजिनल वर्किंग की थी, एक दफा दोबारा अच्छा जरा देखने कर लिया कहीं हुई भी है वर्किंग। नॉन करंट लायबिलिटीज में वर्ड आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के सामने अमाउंट आ जाएगी 100 मिलियन। क्लियर? और करंट लायबिलिटी में जरा एक सेकंड वर्ड सुन लो जरा। करंट लायबिलिटी में जब आप लिख रहे होंगे ये लोन को, उसके लिए वर्ड यूज होता है करंट पोर्शन ऑफ लोन। क्या मतलब करंट पोर्शन ऑफ लोन? लॉन्ग टर्म लोन का वो हिस्सा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होगा, करंट पोर्शन ऑफ लोन जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पैसे डाले। तो ये जरा वर्ड भी काइंडली सही तरह लिख के जरा याद रखना। कितनी फिगर आएगी? 10 मिलियन। टोटल लोन है कितना? 95। सर कौन सा 15 पे हो गया? 15 ढूंढे कहाँ पे हुआ है? चेक करें ना 15 कहाँ पे हुआ है, अपना स्टेटमेंट 10 हुआ पे यार। सर भाई को चेक करने दें, भाई को चेक करने। 110 में से और 15 कौन सा पे कर दिए? 120 के लोन में से टोटल पे हुआ कितना है? 2 इंस्टॉलमेंट्स पे हुई हैं, तो 120 में से 2 इंस्टॉलमेंट्स पे होने के बाद 110 बचा। तो 110 में से और 15 कौन सा पे हो गया? ये सर लोन लिया था 120, ठीक है ना? 1 जनवरी 12 पे पहली रीपेमेंट हुई है 1 जुलाई 12 पे 5 मिलियन, तो 115 रह गया। फिर 1 जनवरी 13 पे और 5 मिलियन, 110 रह गया। और हमारा ईयर भी इसी दिन एंड हो रहा है 30 जून 13 पे, तो क्लोजिंग बैलेंस 110 नहीं है। पहले क्लोजिंग बैलेंस मेरे साथ फाइनल है, क्लोजिंग पहले बैलेंस बता दें, ये ठीक है? नहीं 100 नहीं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? आप ये बताएं कितनी इंस्टॉलमेंट्स अभी तक पे हुई हैं? 30 जून 12 तक आते, सॉरी 30 जून 13 तक आते आते 30 जून 13 तक आते आते कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे हुई हैं? एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है? 5। टोटल था 120, तो 10 मिलियन पे हो जाने के बाद 110 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस है। पहले ये क्लियर है? अब इस 110 मिलियन में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में 10 मिलियन अभी पे होना है, तो जो अगले साल पे होना है वो करंट लायबिलिटी है, और जो उसके बाद पे होना है, अब उसके बाद कितना रह जाएगा? 100 ही रह जाएगा। 95 कैसे बना रहे हैं? नहीं अब क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया है बस। कौन से 1 जनवरी को? आप डेट से के बता दो, रिलैक्स हो गए, कोई इशू नहीं, बिल्कुल हम रिलैक्स। 1 जुलाई कौन सा? हाँ कितना? 115 रहेगा। नहीं उस अभी नहीं ना आया, एक और फिर पेमेंट हुई, ये कम जनवरी 2013 पे एक और पेमेंट हुई। सही ईयर एंड से पहले एक और भी होगा।
चार्जिंग तो नहीं चल चार्जिंग जस्ट एक सेकंड जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात ठीक हुई है? ये आवाज बेटा इस वक्त ठीक है जी? कोई और कंफ्यूजन तो नहीं काइंडली यहाँ तक? एक चीज और है यार, इंटरेस्ट की वर्किंग जरा देखें। एक फिगर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी चाहिए, क्यों? जरा मेरे साथ सोचो मिलकर। जो 6 पॉइंट, अभी एग्जैक्टली सही डेट बोलेगा वरना फिर ऐसे कंफ्यूजन। 6.9 मिलियन की जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, इसने पे किस दिन होना है? डेट डेट देख के, डेट 1 जनवरी 13। 7.2 मिलियन ने पे होना है 1 जुलाई 12। 1 जुलाई 12 जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे होगी 1 जनवरी 13 पे, तो उस दिन फिर ये 6.9 मिलियन या 6.6 मिलियन? 6.9 मिलियन पे होगा। अब ये जो आखिरी वाला है इसको जरा सर्कल सा लगाएंगे। 6.6 मिलियन, ये जो हमने जनवरी से जून 13 का कैलकुलेट किया 6.6 मिलियन, ये है किस साल का? है तो इसी साल का, 30 जून 13 वाले साल का है तो इसी साल का। लेकिन इसकी पेमेंट अकॉर्डिंग टू डाटा किस दिन होगी? 1 जुलाई 13 का मतलब 30 जून 13 वाले दिन। क्या फिर ये 6.6 मिलियन पेबल्स में आएगा? ये जो 6.9 मिलियन है ऊपर ऊपर पहला वाला, ये एक्सपेंस तो है लेकिन इसी साल पे हो गया, इसी साल पे भी हो गया। लेकिन जो 6.6 मिलियन है ये इस साल का एक्सपेंस पे अगले साल होना है। तो क्या दोनों इंटरेस्ट लाइबिलिटीज में आएंगे या सिर्फ जो रह गया उसने लाइबिलिटीज में आना? एक्सपेंस टोटल 13.5 मिलियन है, लेकिन उसमें से जो 6.6 मिलियन की अमाउंट है ये क्योंकि पे होनी है 1 जुलाई 13 पे, तो इसलिए 30 जून 2013 वाले दिन आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको लाइबिलिटीज के तौर पे आना चाहिए। आप ये डिसीजन लें करंट में या नॉन करंट। वाई करंट? वाई करंट क्योंकि उससे नेक्स्ट 12 मंथ्स में पहले दिन ही पे हो जाना, नेक्स्ट 12 मंथ्स में शुरू में पे हो। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स डजंट मीन साल, पूरे साल के एंड में। नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर किसी डेट पे भी पे होना तो वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट 12 मंथ्स, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किस दिन से शुरू होंगे नेक्स्ट 12 मंथ्स? 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 के अंदर अंदर जो पेमेंट्स होनी है वो करंट लायबिलिटीज में। तो इंटरेस्ट क्योंकि नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही पे हो जाए, इसलिए करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। क्लियर हो गया प्लीज? कितनी फिगर आएगी? फिगर बोल दें आप लोग। 6.6 मिलियन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा ज़हन में लाना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट की वर्किंग देखें। एक्सपेंसेस में कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा? 6.9 आ रहा होगा या 6.6 आ रहा होगा? एक्सपेंसेस 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 13.5 टोटल आ रहा होगा, 13.5। लेकिन लाइबिलिटीज में सिर्फ 6.6 क्यों आ रहा है? उसमें से 13.5 में से 6.9 ड्यूरिंग द ईयर ही पे हो जाएगा। जब बाकी पे नहीं होगा वो फिर लाइबिलिटीज में। सारा एक्सपेंस पेएबल नहीं है, जो एक्सपेंस रह गया 6.6 मिलियन का वो अगले साल जो पे होना है वो करंट लायबिलिटीज में आ रहा है। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो क्वेश्चन तो नहीं किसमें? एक नजर बार देख लेंगे। तो ये सारा सिनेरियो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया। रिवाइज करें नेक्स्ट, फिर आपने खुद ही करवाना है, जरा पहले इसको रिवाइज करना। किसी जगह कोई कंफ्यूजन है, कोई डेट्स वगैरह का मसला है, सही तरह रिजॉल्व करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया आपने?
जी मुज़म्मिल साहब 2012 का। चले सर जी सेकंड सिनेरियो में आप लोग तो रिवाइज करते करते बातों की तरफ चलेंगे। बी सिनेरियो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं जी। ये एक सेकंड सिनेरियो पढ़े। A loan is obtained from Citibank Limited on 1st January 13. Concentrate full. 1st January 13. And the amount of loan is 5 million rupees. It carries interest at the rate of underline की जगह से आगे rupees 0.23 per thousand per day. रुपीज 0.23 पर थाउजेंड पर डे। अगर कभी इंटरेस्ट रेट इस तरह पर थाउजेंड पर डे दिया हो तो आपने इसे एनुअल इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? जरा कैलकुलेटर पकड़ने मेरे साथ। असल में लिखा हुआ है कि हर हजार रुपए पे 0.23 पैसा आपने हर दिन इंटरेस्ट देना है। लेकिन डेफिनेटली इसका वर्किंग मुश्किल हो जाएगी। अगर कभी भी इसका रेट दिया हो तो हम इसे परसेंटेज में, एनुअल परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सब साथ रहेगा। कैलकुलेटर पे लिखे 0.23 पर थाउजेंड है। पर का मतलब मैथमेटिक्स डिवाइड बाय होता है, तो डिवाइड बाय थाउजेंड करें और एक सेकंड जरा यहां तक इज इक्वल टू दबाएं। ये जो भी है ये डीप सी चीज आई, ये पर डे रेट है, पर थाउजेंड पर डे रेट है। लेकिन हमें अगर एनुअल रेट से बनाना तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 365 कर दें। क्या आंसर आया यहाँ तक? नहीं, अभी 0.08 समथिंग है। अब इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 कर 8.395% हो गया। सबको पता चला? एक दफा जीरो करें, दोबारा मुझे कैलकुलेट करके बताना। स्टार्ट करें, कैसे करेंगे? 0.23 डिवाइड बाय बोल दे प्लीज, डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ तक पर डे रेट आएगा, लेकिन उस पर डे रेट को एनुअल बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 365 और फिर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये छोटी सी वर्किंग अगर साथ ही लिख लें जहाँ पे ये ब्रैकेट में वर्किंग हुई है बुक पे साथ ही, 0.23 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 365 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 करके फाइनली 8.395% रेट आ गया। तो अगर कभी इस तरह से पर थाउजेंड पर डे को रेट दिया हो तो उससे अकॉर्डिंगली आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। क्या हो गया सर? अभी भी नींद पूरी नहीं हुई सर? कितने दिन और छुट्टी कर लें सर? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मर्जी छुट्टी हो नींद पूरी नहीं होनी, तो इसको रहने नहीं देते, मैं छुट्टियों को रहने नहीं देता। ये यूजलेस एक्सरसाइज है। नहीं ऐसे देते नहीं, ऐसे इंटरेस्ट कोट कर देते हैं। इंटरेस्ट कोट किस तरह भी किया सर पर डे? जी नहीं, अक्सर तो क्वेश्चन में तो रेट दिया होता है, लेकिन अगर इस तरह से कभी गिवन हो तो पता होना चाहिए। नॉर्मल तो वैसे तरीका वही है, परसेंटेज में होता है, लेकिन अगर इस तरह से कभी सामने आ जाए तो वैसे परेशान होने की बजाय कन्वर्जन हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी वर्किंग और करते हैं, अगर 27.27 हो करते करते कैलकुलेटर पे एक दफा हाथ चला ला, अगर 0.27 पर थाउजेंड पर डे होता तो अप्रोक्सीमेटली कितना आना था? वही कॉन्सेप्ट, वही डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 365 हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग रेट हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह आ जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, नथिंग एल्स, एवरीथिंग रिमेंस सेम, एवरी अदर थिंग रिमेंस सेम। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट? नेक्स्ट लाइन में, इट इज रीपेएबल इन monthly installments of rupees 1 lakh, monthly installments of rupees 1 lakh starting from 1st April 13 and once again along with interest। अक्सर इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पे होता है।
अब जरा ये जो लाइन पढ़ी हमने इसको जरा दोबारा पढ़े। मंथली इंस्टॉलमेंट कहता है, एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है 1 लाख, फुल कंसंट्रेट काइंडली। और व्हाट इज द फर्स्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल। फर्स्ट लाइन वापस है इसी सिनेरियो में, लोन कब लिया 1 जनवरी, 1 जनवरी जहन में रख के नीचे है 1 अप्रैल, पहली इंस्टॉलमेंट की डेट 1 अप्रैल है 1 लाख रुपीस की। सेकंड इंस्टॉलमेंट की जरा डेट बताने की कोशिश करें, मंथली 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 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन। बीच में ना असल में जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना उसमें कुछ टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है। लोन लिया 1 जनवरी, तो 1 महीने बाद डेट क्या आती है 1 फरवरी, 1 मार्च, लेकिन इन डेट्स पे कोई पेमेंट नहीं है। लग रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद है, लेकिन उसके बाद फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। दोबारा देखो 1 जनवरी पे लोन है, पहली इंस्टॉलमेंट में डेफिनेटली 3 महीनों का गैप है 1 अप्रैल, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल है उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 1 अप्रैल के बाद सही है मैंने जो गिना, बता दें क्या गिना था मैंने 1 जुलाई, अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून एंड सो ऑन। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल पे, फिर दोबारा मैंने मंथ्स क्यों गिनने शुरू कर दिए आगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मंथली। क्लियर। बाकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं, 30 जून 2013 का अपने एक्सपेंस बताना और फिर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। आ जाए डेटा पहले उसी तरह अरेंज करवा दें जिस तरह पहले थोड़ी देर पहले वर्किंग हुई। पहली हेडिंग बना लें। फुल कंसंट्रेट प्लीज वंस अगेन न्यू सिनेरियो, लेकिन बहुत सी चीजें जो पहले हो गई हैं वो सही होनी चाहिए। अगर नई चीज कोई आएगी तो मेरी गौर से सुनिएगा। अरेंज करवा दें जरा एक मिनट, बस हेडिंग लिख के रुक दें, पहले डाटा देख के अरेंजमेंट करवा दें। लोन ऑब्टेन्ड ऑन, चंद क्वेश्चंस के आंसर दे दें। लोन ऑब्टेन्ड ऑन जी 1 जनवरी 13, कितने रुपीस 5 मिलियन 50 लाख रुपए। तो साथ साथ ना देखिए एक मिनट लिखा कर, पहले इधर बात पूरी समझ लग रहा। अरेंजमेंट करवा, नेक्स्ट डेट किस चीज की डेट, रीपेमेंट ऑन, फर्स्ट रीपेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2013, कितना 1 लाख। एंट्रीज रिपीट कर लेते हैं। 5 मिलियन जब लोन लेंगे तो एंट्री होगी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, तो लोन 50 लाख हो जाएगा। फर्स्ट रीपेमेंट की एंट्री बोले, हमेशा ये डिसीजन हमें लैला लिया करेंगे, प्रिंसिपल अलग और बाद में इंटरेस्ट की वर्किंग अलग ताकि मिक्सअप ना हो। लोन डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। 1 लाख का लोन वापस कर देने से रिमेनिंग लोन का बैलेंस कितना रह गया 49 लाख। 50 लाख माइनस 1 लाख, 49 लाख किस दिन रह गया, बोलना प्लीज बोलना। 1 अप्रैल वाले दिन रीपेमेंट के फौरन बाद 49 लाख रुपीस रिमेनिंग रह गए। सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, सेकंड रीपेमेंट की अमाउंट तो 1 लाख की है, डेट हो जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की वजह से 1 मई 13। ये वाला 1 लाख पे होने के बाद लोन डेबिट कैश क्रेडिट 48 लाख रह जाएगा। क्लियर है प्लीज। एक और डेट हमारे अकाउंटिंग ईयर में आएगी थर्ड रीपेमेंट की, कौन सी आएगी, ईयर वंस अगेन का बैंड हो रहा है देख लें। अच्छा अब जो सिनेरियो है वो ये है कि हमने उसी अकाउंटिंग ईयर में लोन लिया जिस अकाउंटिंग ईयर की वर्किंग करनी है, और उस अकाउंटिंग ईयर के भी मिड में लिए। 30 जून 13 एंड है हमारा, और 1 जनवरी 13 मींस इसी साल के मिड में लोन लिया था। 1 अप्रैल इसी साल से रीपेमेंट स्टार्ट होनी थी, और 3 रीपेमेंट्स हमारे वाले साल में आएंगी मंथली। 47 लाख रिमेनिंग रह जाएगा 1 जून पे, और 30 जून काइंडली ज़हन में ला जरा, 30 जून पे जब ईयर एंड आएगा व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन। 47 लाख किस दिन हो गया था वैसे 5 जून पे हो गया था, और 30 जून तक अब ये एज इट इज ही रहा। नेक्स्ट रीपेमेंट की डेट बताएं 1 जुलाई, और फिर 1 अगस्त और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चली जाएंगी डेट्स।
यहां तक जरा अरेंज करने फिगर्स। ये चार्जिंग केबल नहीं चलती सही है। ये नोट कर लिया तो बताइएगा टाइम। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखी इस 47 लाख क्लियर है यहाँ तक? इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन बनाया था, इसको जरा डिसाइड करें, वर्किंग करें, बताएं इस 47 लाख नहीं इसी के नीचे जिससे पहले वर्किंग करें, इसमें से कितनी अमाउंट आपका ख्याल है करंट लायबिलिटीज में आनी चाहिए और कितनी अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटीज में? जरा कर ले, अपनी अपनी वर्किंग कर लेना, अपनी अपनी वर्किंग कर लेना, बाकी भी ट्राई कर लेना। इस 47 लाख का ब्रेकअप सोचो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी आना है एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी इज 47 लाख। अब लोन हमने वापस जो करना है वो टोटल 47 लाख रह गया है, तो पहले क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, देन फिर डिसाइड करना है कि उसमें से उस क्लोजिंग बैलेंस में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितने पैसे जाने हैं, वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी, और जो बाकी बैलेंस रह जाएगा वो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। वर्ड्स क्लियर है मेरे? क्लोजिंग का ब्रेकअप होना। जी सर, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 12 महीने, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है 1 लाख और मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इन अदर वर्ड्स 12 लाख रुपया करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन के नाम से लिखेंगे, और 47 लाख में से रिमेनिंग जो 35 लाख रह जाएगा वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रेजेंट होता है। क्लियर है सर? तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द करंट एंड नॉन करंट पोर्शन? पहले क्लोजिंग निकालें, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें कि कितने पैसे उस क्लोजिंग में नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाने हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगे फिर ऑब्वियसली वो नेक्स्ट 12 मंथ्स के जो बाद जाने हैं तो एक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। स्टिल एनी कंफ्यूजन? ओके जी प्लीज, चलो अब वर्किंग करवाएं, अब एक्सपेंस की कैलकुलेशन करवाना। वही तीन चीजें ढूंढनी हमने, आउटस्टैंडिंग बैलेंस,
इनटू रेट अब हमारा क्या आ गया हुआ है, बोल दो जरा। 8.395 उसको यूज करना है हमने, और टाइम पीरियड को जरा साथ साथ कंसिडर करना है। तो हेल्प करेंगे जरा, ऊपर जो वर्किंग हुई भी वही हेल्प करेंगे हमें, ऊपर जो डाटा लिखा हुआ। बिस्मिल्लाह पढ़े जरा। ये किस अमाउंट से शुरू करें? 5 मिलियन। कंसंट्रेट प्लीज, पहले कर लें जरा, मेरे साथ सोच लें। आप थर्ड सिनेरियो खुद कीजिएगा, ये सेकंड सिनेरियो मुझे जरा एक दफा करवा दें, फर्दर मेरे साथ चंद बातें सुन रहा। लोन लिया किसी ने? सर स्टार्ट हो गया 1 जनवरी, कितना लिया है? और से फिगर देखिएगा जरा, क्या 5 मिलियन कुछ अरसा कांस्टेंट रहा है? कौन कौन सा अरसा? जनवरी, फरवरी, मार्च, विजुलाइज करें काइंडली। अनचेंज बैलेंस है 50 लाख। तो जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीनों का इंटरेस्ट 5 मिलियन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर लें आकर, फिर बाकी वापस जाता। अमाउंट आ गई 5 मिलियन, रेट आ गया 8.395%, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय कौन से 3? जनवरी टू मार्च मेंशन करने हैं प्लीज, गेम बहुत एडवांस हो जानी है। जनवरी टू मार्च 2013, अप्रोक्सीमेटली फिगर बता दीजिए। 104938, राउंड ऑफ इन रुपीज वेयर इज नेसेसरी। 1049 नहीं बेटा, 0.5 है, 7 के बाद 0.5 लगा हुआ है, ये 104,1,37.5 है, तो उसको राउंड ऑफ करके 938 कर दिया। ये पॉइंट है प्लीज 7 और 5 के दरमियान। वर्किंग ओके? ये कहां तक वर्किंग हो गई जी हमारी? मार्च तक हो गई, मार्च एंड तक हो गई। दोबारा ऊपर जाए जहाँ फिगर्स लिखी हुई, मार्च एंड पे या 1 अप्रैल पे क्यों रुके हम? बैलेंस चेंज हो गया इस वक्त, वर्ड्स होने चाहिए मेरा ख्याल बैलेंस सब बदल गया। 50 लाख अब 1 जुलाई को सेम नहीं रहा, सॉरी 1 अप्रैल पे सेम नहीं रहा। 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 लाख पे हो गए, अब 49 लाख रिमेनिंग रह गए। अब 49 लाख इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? कंसंट्रेट देखे देख के डिसीजन लेना, जुबानी बिल्कुल नहीं। ये किस दिन हो गया था 49 लाख, बोलना प्लीज। 1 अप्रैल 13, फिर इसमें चेंज कब आया? 1 मई, इट मींस पूरा अप्रैल का महीना 49 लाख आउटस्टैंडिंग रहा, ऐसे ही। फिर मई का महीना देख के बताएं, फिर मई के महीने में क्या करेंगे? 48 लाख। फिर जून के महीने में ये करें, जरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। फिगर्स को रुपीज में राउंड ऑफ करते रहिए जहां जहां जरूरत है। ये फिगर्स जरा देख लीजिए सही है।
फिगर सॉल्व करें काइंडली प्लीज, ऐसे बोर्ड से ना देख के लिखिएगा। ये 49 से 48, 48 से 47 क्यों हुआ? रीपेमेंट्स होने से अकॉर्डिंग 1-1 लाख का बैलेंस कम होता चला जा रहा है, और 1-1 महीने बाद अब इनमें चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। फिगर्स अगर होगी तो इनका टोटल करना। टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, पर क्या पता 2056 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग करें बल्कि ओके सर, एनी कंफ्यूजन द वर्किंग एक्सट्रैक्ट्स में है जी। खुद से जरा फिगर्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स में लिखने की कोशिश करें। अगर कोई वर्किंग कर रहा है और कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दीजिएगा, और अगर कंप्लीट कर लिया तो एक्सट्रैक्ट्स बनाए। एक्सट्रैक्ट्स बनाए बी रिक्वायरमेंट। जी 35 लाख आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, और 12 लाख रुपीज आएंगे करंट लायबिलिटीज में बाय द वर्ड्स ऑफ करंट पोर्शन ऑफ लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन। देन उसके बाद इंटरेस्ट की फिगर्स देख के भी डिसीजन लेना है। नहीं 205 सारा नहीं आएगा यार, क्या सारा ही इंटरेस्ट पेएबल होगा? जरा एग्जैक्टली डेट बोल दे, जरा किस किस डेट पे कौन कौन सा वाला पे होगा, अपना अपना जरा अपने आप को सुना दो जरा। ये रीपेमेंट 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 1 अप्रैल को कौन सी वाली अमाउंट पे होगी? नहीं यार, 1 अप्रैल को पे होगी 104938। और से देखें यार, ये जो अप्रैल वाला है ये मई के स्टार्ट में पे होगा। अप्रैल वाला 1 मई पे, मई वाला 1 जून पे, और जून वाला जो इंटरेस्ट है 1 जुलाई पे। रिपीट करेगा नहीं। जनवरी फरवरी मार्च वाला कब? जनवरी फरवरी मार्च वाला 104938 कब? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अप्रैल वाला 34280, मई वाला 33580, 1 जून, एंड 32880 जून वाला। ये 1 जुलाई पे होना है,
तो किस दिन पेएबल हो जाएगा? 30 जून 2013 वाले दिन क्या सारा पेएबल होगा? कौन सा वाला रह जाएगा? बोले बोले सर जी बोले प्लीज, क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्सपेंस नहीं आना, पेएबल आना। एक्सपेंस तो ठीक है 205 समथिंग बन रहा है, लेकिन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेएबल फाइनली? 32880। नहीं क्लियर हो रहा? समझ आ गई प्लीज? एनी कंफ्यूजन? अच्छा एक चीज हो रही है वो मेरा पिछले एक्सट्रैक्ट्स में भी नहीं बताई मैंने, ये जब भी आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो फिर इसका कोई टोटल नहीं करना। टोटल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का तभी होगा अगर आप पूरी बना रहे हैं। अगर एक्सट्रैक्ट्स हो तो फिर एक्सट्रैक्ट्स का टोटल करके ना खुद परेशान होना है और ना ये कहना ये तो मैच ही नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कब मैच होगी? जब सारे एसेट्स इक्विटी लायबिलिटीज लिखे होंगे, तो एक्सट्रैक्ट्स की बस फिगर्स आपने प्रेजेंट करनी है, इसका फिर देन कोई टोटल एसेट करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरी बनाई नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेफिनेटली मैच नहीं करेगी। तो एक्सट्रैक्ट्स सिंपली मींस आपने फिगर्स प्लेस कर देनी है जिन हेडिंग्स में उन्होंने आना। चले अब लास्ट सिनेरियो खुद से जरा करें, अभी है टाइम। ये जिससे आपने फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो में करवाया, जरा डाटा बदल गया, खुद से जरा उसी तरह अरेंज करें सारा। कंप्लीट साइलेंस काइंडली इंडिविजुअली करें प्लीज, भाई डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे ना करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी शुरू करें। कोशिश करना मस्ट है, जब चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए तो खुद से ट्राई होनी चाहिए। कोई आवाज प्लीज नहीं है, सबको अपना अपना करना है। जी 120 से मल्टीप्लाई हुआ तो था यार, पिछले साल की जो फिगर थी अदनान साहब, 30 जून 12 में 1 जनवरी से लेके 30 जून 12 तक 120 मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो था 6 मंथ्स का, लेकिन वो हमारे अकाउंटिंग ईयर में नहीं आ रहा था। 30 जून 13 वाले पिछले अकाउंटिंग ईयर का इंटरेस्ट था 7.2 मिलियन, 120 इंटू 12% इंटू 6/12। वर्किंग की थी लेकिन हमसे रेलिवेंट नहीं थी। ठीक है अदनान साहब? एक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स लिखी हुई है, क्या होता है क्वार्टर? एक साल में कितने क्वार्टर? सोच ले एक मिनट, 4 क्वार्टर और हर क्वार्टर में 3 महीने, लेकिन इन जब लोन लिए वहां से ऑनवर्ड्स गिनने हैं 3 महीने। तो करें जरा हिम्मत, कंप्लीट करें जरा, पहले इनिशियल वर्किंग करना जरा। डेट सही लिखेगा गिन के। प्लीज साथ साथ पढ़ा करें, पूरा सेशन करें। वैसे तो मेरा ख्याल है ये आपसे बात रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर है तो प्लीज सुन लें। लेक्चर पेंडिंग इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। तो लेक्चर्स अगर पेंडिंग है तो अफोर्डेबल नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल क्लास के साथ मिलना जरूरी है। ये मिनिमम है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, और ये कम से कम आपने पूरा सेशन पढ़ना है, फिर जाके बात बनती है। पेपर स्टफ आते हैं, जब तक अपनी तैयारी ना हो तो पासिंग मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही बात आपने मेरे से एक दिन पहले भी सुनी थी। हमें क्या पता, जिसने सुनी होगी वही बताए। कब सुनी थी, किसी को याद है? 6 माह पहले? और 6 माह पहले किसी को क्या याद होना है? जिस दिन पहली क्लास हुई थी हमारी, उस दिन आपने यही कहा था कि साथ साथ पढ़ना चाहिए। तो प्लीज इस तरह नहीं करें, बाद में फिर बहुत मायूसी होती है जब रिजल्ट आता है, फिर मायूस आप हुए होते हैं, लेकिन पूरा सेशन जैसे गुजरा होता है वो फिर भूल जाते हैं आप लोग।
पढ़ाई के बगैर अगर गुजरेगा तो मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट करना कंपलसरी है। आई होप कि कुछ दिन याद रहेगी। जैसे ये बात भूल जाए जरा दोबारा बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूँ। इतने दूर दूर से माशाल्लाह आप लोग आए हुए लाहौर। डोंट वेस्ट द टाइम यार, पहले पेपर्स दे लें, बाद में लाहौर देख लीजिएगा। इसमें है कुछ नहीं वैसे, तो देख लिया बस वही था। किसी लाहौर वाले से पूछ लें, इसमें बस और कुछ नहीं है। लाहौर वाले बड़े हैं यार, उन्होंने भी लाहौर देख देख के थक गए, लेकिन फिर कहीं निकल जाते हैं, शायद कुछ और नजर आ जाए। अच्छा, ये तो जहनी तवाजुन बेटा मेरा ख्याल है डिस्टर्ब हो गया। एक मुझे देख रहे हैं, ऊपर से प्यारे भी देख रहे हैं। ना करिए यार, शर्मिंदा कर रहा है। मैं अगर आप जैसा नहीं हूं तो मेरा क्या कसूर है यार इसमें? आप कहाँ से वैसे आए हो? लाहौर के ही हैं? अच्छा, फिर तो लाहौर के नजदीक ही है ना यार। वर्किंग करें मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी भी आवाज आती है, मेरी माइक पे नहीं सुनाई देती, उस गरीब की वहां से आ गई। पढ़ाई के अलावा कोई बात हो हर जगह से आ जाती है। कंप्लीट कंप्लीट मेरे भाई, कंप्लीट। प्रधान साहब जाने दो गुस्सा, ये बातें जो पहले बेटा हो चुकी हैं, अब इस तरह कैसे मैं बार बार बताऊं यार? 6 महीने या 6 महीने और साल में ब्रेक हुआ हुआ, तो सारी बातें उस दिन हो तो गई हैं। पूरे साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 4 बनती है और 6 महीनों की 2 बनती है, तो 6 महीने में ब्रेक हुआ हुआ। साथ साथ नहीं चलेंगे तो इसका कैसे बता सकूंगा बार बार? पूरे साल की डेप्रिसिएशन 4 बनती है, लेकिन मिडिल ऑफ द ईयर पे रिवैल्यूएशन हो रही है, तो 6 मंथ्स की जो एक्स्ट्रा बनेगी वो 2 बनेगी, तो 2 दफा 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा बनी हुई है। अपना अपना करें, कोई नहीं, गलती हो जाने दें किसी की। ये बेटा चार्ज ये आप डेफिनेटली अब जिन जिनको रिजल्ट को ही आया अकॉर्डिंगली, अब आपने ये भी डिसीजन लेने के पेपर अगले देने कितने। मेरी सजेशन ये है कि 3 से ज्यादा ना दीजिएगा, ये मैनेज नहीं होते बाद में। आप इस वक्त आप 4 वगैरह 4 वगैरह रख लेते हैं, लेकिन बाद में तो पढ़े नहीं जाते हैं। ये तो 3 साथ साथ मैनेज हो जाए तो इतना ही काफी है। पढ़ना बहरहाल अपने, डेफिनेटली मैं डिस्करेज नहीं करता, अगर आप 4 की एफर्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। बड़ा रेयर चांस है कि 4 पेपर मैनेज हो रहे, सब्जेक्ट ज्यादा हर चीज का, एंड मेरे जमीन करनी होती तो ये 4 सब्जेक्ट्स मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। और वैसे भी जो अगर कोई हॉस्टल्स में रह रहे हैं आप लोग, तो ये गर्मी का सेशन आना है, इसमें हॉस्टल्स में जो हालात हैं बड़ा मुश्किल है पढ़ाई की, तो 3 सब्जेक्ट्स मैनेज अगर कर लें तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी डेफिनेटली अगर आप 4 रखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए आप रेडी हैं तो यकीनन हो सकते हैं, कोशिश की जा सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए अगर 4 तक की तरफ जाना। जी को डेट्स हुई है फाइनल? जी को लास्ट लाइन में से डेट से बता दीजिए, फर्स्ट रीपेमेंट के बाद सेकंड रीपेमेंट की डेट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लेकिन 1 फरवरी, 1 जनवरी, 1 फरवरी। पहली डेट कौन सी आएगी? 1 दिसंबर, नवंबर से आगे दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी। और कैसे होगा? 1 दिसंबर, नवंबर पूरा हुआ,
1 जनवरी 1 फरवरी। लेकिन ये क्लियर कर लीजिएगा क्वार्टर में 4 महीने होते हैं, और क्वार्टर में 4 महीने होते हैं यार। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, और एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो हर क्वार्टर में 3 महीने आएंगे, प्लीज गिन लीजिएगा, इसी में ना फंस रहिएगा। एक साल में क्योंकि 12 महीने, तो क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा, तो हर क्वार्टर में 3 महीने। लेकिन ये क्वार्टर स्टार्ट कब होंगे? 1 अगस्त से शुरू होने, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं मतलब 1 नवंबर हो गया। ये अगर इस तरह गिनना, 1 अगस्त है तो 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर डेट आ गई, फिर 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी। ओके, यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट बताएं डेट। ये गिने गिने बगैर नहीं होना, गिने बगैर गिने करेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, ठीक है, दे देना। फर्स्ट मई, अगली डेट नहीं एक आनी है वैसे, कब आएगी? 1 मई, जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। लेकिन अब 1 अगस्त हमारे अकाउंटिंग पीरियड के बाद हो जाएगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून कौन सा? सॉरी ये 13 होंगे, सॉरी 13 डेट्स आएंगे। 1 फरवरी भी 13 है, 1 मई भी 13 है, 30 जून भी 13 है। ईयर एंडेड 30 जून 2013 पे बैलेंस बताए कितना होगा? कंसिडरेट करें प्लीज। वही 10 मिलियन जो 1 मई को हो गया था, 30 जून तक एज इट इज आउटस्टैंडिंग होगा। वर्किंग मैच करें मेरे साथ? एनी कंफ्यूजन प्लीज? एनी कंफ्यूजन द डेट्स इन द अमाउंट्स? इसका करंट नॉन करंट बनाए, नॉन करंट डैश हो जाएगा अगर नहीं है तो। करंट नॉन करंट में डिवाइड करें, तरीका बता दें करंट और नॉन करंट में डिवाइड करने का। हाँ जी, नेक्स्ट 12 विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। 30 जून 13 के बाद अगला साल सोचना आपने। 30 जून 13 के बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स, 30 जून 14 तक सोचें कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं? 3 हो गई हैं। सोचें कौन कौन सी डेट पे अगली इंस्टॉलमेंट्स आएंगी? अगस्त है, 1 अगस्त 13 है, और 1 नवंबर भी 13 ही है, तो 2 ही शायद रह गई हैं। 10 मिलियन टोटल है, 5-5 मिलियन की इंस्टॉलमेंट है। अगले साल में ही रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट्स 5-5 मिलियन की पे होने से शायद लोन ही खत्म हो जाएगा। जरा गिन ले कौन कौन सी डेट्स पे कितनी कितनी अमाउंट रह गई। 1 अगस्त 13 पे भी 5 मिलियन है, और 1 नवंबर 13 पे भी 5 मिलियन है। उससे आगे लोन ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सारा का सारा करंट है या नॉन करंट है? सबको पता चल गया? रिमेनिंग बैलेंस रह गया है 10 मिलियन। 5 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट है, 2 ही इंस्टॉलमेंट्स में इसने पे हो जाना है, 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। नेक्स्ट ईयर की 1 अगस्त की डेट और 1 नवंबर 13 की डेट पे ये इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ हो जाएंगी। तो 10 मिलियन सारा का सारा करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट होगा। ओके है प्लीज? और रिमेनिंग कितना बचेगा? 0। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में फिर कुछ भी नहीं आएगा। उसकी क्या वजह? वैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज में कुछ भी क्यों नहीं आएगा? सारा लोन नेक्स्ट ईयर ही पे हो जाना। वर्किंग करें, भी है टाइम, 5 मिनट है, इंटरेस्ट की वर्किंग कर लें सर जी, कर लें प्लीज, कर लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। जिन्हें की शुरू करें। कर ले कोशिश, मैं बताता हूँ, टेस्ट कर, वो बताओ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है? यहाँ तक वर्किंग करें आगे। यहाँ तक फिगर समझ आ गई? जो करंट और नॉन करंट में ब्रेकअप बना, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछो।
चलिए घर से कंप्लीट कीजिएगा वर्किंग, फिर मुझे कल याद करवाइएगा, मैं वर्किंग कर दूंगा इसकी। इंटरेस्ट बल्कि इसके 2 काम रहते हैं भैया, इंटरेस्ट भी और एक्सट्रैक्ट्स काइंडली कंप्लीट कीजिएगा। पेज नंबर 63 निकालें। घर के लिए इधर आज 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के रिवाइज कर लें जाके, फिर कल रिवैल्यूएशन के बताऊंगा। पेज नंबर 63 पे क्वेश्चन नंबर 1 और सीक्वेंस में चल रहे हैं 64, 65, ये 3 क्वेश्चन रख लें। 63 पेज पे जो 1 है और इससे आगे फिर 2 और 3, तो 63 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इनको जरा दोबारा रिफ्रेश करना है, बाकी फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कल बताता हूँ, ठीक है। अब टाइम देना शुरू करें साथ साथ। अल्लाह हाफिज। ये वाला कंप्लीट करके आएगा, ये जो हो रहा है अगर रहता है किसी का कंप्लीट करके आएगा, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये थर्सडे को रख लेते हैं टेस्ट, इंशाल्लाह थर्सडे को रख लेते हैं। अल्लाह हाफिज।